नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक आर्थिक विकास की समझ। बच्चों, हमने अध्याय संख्या 5 को शुरू कर लिया था, जो है हमारा उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता अधिकार को लेकर कई सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा की। जैसे हम ये समझ पा रहे थे कि उपभोक्ता की बाजार में स्थिति क्या है, कैसे उपभोक्ता विक्रेता के द्वारा किए गए शोषण के कारण खुद को बाजार में अकेला महसूस करता है, और कैसे ये एकांकीपन उसकी जो क्रय शक्ति है उसको प्रभावित करता है, और ये जो क्रय शक्ति प्रभावित होती है इसका सीधा प्रभाव हमारी जीडीपी पर कैसे पड़ता है। इन समस्त बिंदुओं को लेकर के हमने भाग संख्या 1 में चर्चा की थी। बच्चों, उसके बाद में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि कैसे उपभोक्ता के संरक्षण को बचाने के लिए, या हम ये कहें कि उसको शोषण से बचाने के लिए जो उपभोक्ता आंदोलन है वो अस्तित्व में लाए गए। उपभोक्ता आंदोलन के प्रयास के फलस्वरूप हमने विस्तार से समझ बनाने की कोशिश की थी कोपरा 1986 के बारे में। इस अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, इन समस्त बिंदुओं पर हमने चर्चा कर ली थी। बच्चों, इन समस्त अधिकारों जैसे चाहे सुरक्षा का अधिकार हो, चाहे हम कहें कि हमारा जो सूचना पाने का अधिकार हो, या फिर हम कहें कि हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार हो, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार की हम बात करें, चयन के अधिकार की हम बात करें, इन समस्त अधिकारों को हमने बाई एग्जाम्पल समझ लिया था। रेज्यू मैथ्यू का एग्जाम्पल हमने देख लिया था, अमृता का एग्जाम्पल हमने देख लिया था। इसी प्रकार कई सारे एग्जाम्पल्स पे हमने चर्चा कर ली थी। उपभोक्ता आंदोलन के अंतर्गत कई सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो कार्य करती हैं और सरकार से वित्तीय सहयोग प्राप्त करती हैं। इन सभी का एक ही मोटो होता है, और वो होता है उपभोक्ता को जागृत करना। जब तक जागरूकता नहीं आती है तब तक हम हमारे अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाएंगे। बच्चों, उपभोक्ता आंदोलन को लेकर के हमने बिंदुओं पर चर्चा तो कर ली थी, परंतु हमें यह भी जानना होगा कि उपभोक्ता आंदोलन का जो विस्तार है वो कैसे हुआ। कैसे उपभोक्ता इंटरनेशनल, जिसकी बात हमने की थी 1985 को आधार बना करके, जो आज हम देखते हैं कि विश्व के 100 से अधिक देशों में क्रियान्वित है, और हम ये भी देख पा रहे हैं कि 200 से अधिक जो संस्थाएं हैं वो इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो उपभोक्ता आंदोलन है उसको आगे कैसे बढ़ाया गया, क्यों ऐसी जरूरत पड़ी कि कोपरा अधिनियम को हमें लाना पड़ा, क्यों ऐसा मोटिवेशन आया कि ऐसी और आवश्यकताएं पड़ी कि 2019 की जब हम बात करेंगे तो वहां हम ये देखेंगे कि इसमें संशोधन किए गए थे। तो चलिए विस्तार से समझ बनाते हैं। देखिए, 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। क्यों मनाया जा रहा है भाई इसको राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में? क्योंकि इसी दिन आप जब अध्ययन करेंगे, या हमने जब कोपरा का अध्ययन किया था तो उस समय यह समझा था कि 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। तो जाहिर सी बात है इसी दिन इसका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में आयोजन किया जाने लगा। भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय है। जब हमने न्यायालय के 3 स्तरों को समझा था जो उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, जहां हमने ये देखा था कि चाहे हम जिला स्तर की बात करें, हम राज्य स्तर की बात करें, या फिर हम बात करेंगे हमारे राष्ट्रीय स्तर की, तो यहां पर जो वाद या दावे पेश किए जाते हैं उनका निर्धारण किया गया था। भारत अब विश्व के उन देशों में आ गया है जहां उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय बनाए गए हैं। बच्चों, भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूह की संख्या और उनकी कार्यविधियों के मामले में कुछ तरक्की की है, और साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए आज देश में 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं, जिनमें से केवल 50-60 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त है। तो जब इतना कुछ प्रेशराइज रूप से काम हो रहा है, इतना सारा दबाव आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इस दबाव का कोई ना कोई रिएक्शन तो आना था। तो देखें आगे, फिर भी उपभोक्ता निवारण की जो प्रक्रिया है वो कैसी बनी है, ये आज भी जटिल, खर्चीली, समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे आयोग की कार्यवाही में शामिल होने और आगे बढ़ने आदि में काफी समय लेते हैं। बच्चों, हमने देखा कि भाई आपने कोपरा का प्रावधान कर दिया, आप विभाग यानी पीडीएस की अगर हम बात करें उसको स्टेबल करके आप जागरूकता फैला रहे हैं, ठीक है। हमने ये भी देखा कि कैसे कितने सारे अधिकारों का प्रावधान किया गया है, और इन सभी अधिकारों का एक ही मोटो है कि उपभोक्ता को अपने जो अधिकार हैं, अपने जो राइट्स हैं उनके बारे में नॉलेज मिले और उसका शोषण होने से बचे। ये सारा काम किया गया। इतने सारे सामाजिक संगठन जो हम कहें कि उपभोक्ता परिषद के अंतर्गत कार्य करते हैं, उपभोक्ता आंदोलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, उनको गवर्नमेंट के द्वारा हम कहते हैं वित्तीय सहायता भी दी गई है। 2000 से ज्यादा संगठनों की हम चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से 50 से 60 ऐसे हैं जो आज भी ज्यादा एक्टिव हैं, या हम कहें पूर्ण रूप से समर्पित है। फिर भी हम ये देखते हैं कि उपभोक्ता के साथ न्याय नहीं हो पाता है।
उसे जो न्याय पाने के लिए एक समय साध्य प्रक्रिया के साथ गुजरना पड़ता है, वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। जबकि हमने ये देखा है कि ये प्रावधान किया गया है कि जो उपभोक्ता है वो खुद की समस्या या शिकायत को स्वयं भी कहीं भी जो उसके उचित क्षेत्रीय उपभोक्ता मंच है या केंद्र है वहां पे जाके वो उसको सेबल कर सकता है। तो इतना सब होने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि उपभोक्ता को न्याय नहीं मिल पा रहा है? तो देखिए, अधिकांश खरीदारियों की अगर हम बात करते हैं तो उस समय रसीद नहीं दी जाती। अब ये रसीद का क्या मोटो आया भाई, इसका क्या लेना देना है? आपको याद होगा अरिता का एग्जाम्पल जब हमने देखा था तो न्यायालय में जब उसने वाद प्रस्तुत किया था तो सबसे पहले क्या मांगा गया? एविडेंसेस मांगे गए थे कि भाई आपने जो परचेज किया उसका बिल दो, ठीक है, गारंटी वारंटी कार्ड पे पेश करो यहाँ पे। तो जब हम देखते हैं कि अधिकांश खरीदारियां जब हम करते हैं तो उस समय हमें बिल प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता है। इसके अलावा बाजार में जो अधिकांश खरीदारियां एक उपभोक्ता करता है वो अधिकतर छोटी दुकानों से करता है। जैसे हम छोटे छोटे परचेज के सामान खरीदते हैं तो वो छोटी छोटी दुकानों से खरीदते हैं। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि इन सभी कारणों से जो उपभोक्ता है उसको न्याय मिलने में देरी होती है या उचित न्याय नहीं मिल पाता। चलिए, इतनी बात कर ली, तो अब इसका सॉल्यूशन भी तो बताइए, कैसे फिर उपभोक्ता आंदोलन का विस्तार होगा? तो इसी चीज को आधार बना करके उपभोक्ता के अधिकारों को मजबूती देने हेतु कोपरा को वर्ष 2019 में इसमें संशोधित कर दिया गया और जिसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि इंटरनेट के माध्यम से भी आप अगर खरीदारी करेंगे तो वो भी आपके इसके अंतर्गत यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आएगी। वहां पर भी आपको सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, हम कहें कि सूचना पाने का अधिकार, ये सभी राइट्स वहां पर आपको प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ देखिए इसे और मजबूती कैसे दी गई। यदि कोई सेवा में कमी या दोषपूर्ण उत्पाद है तो सेवा प्रदाता और निर्माता को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उन्हें दंडित किया जाएगा। यहां तक कि इसमें जेल का प्रावधान भी कर दिया गया है। जब इतना सारा हम कहें इसमें संशोधन कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो विक्रेता है वो भी अब सजग रहेंगे कि हमारी जो वस्तु है वो गुणवत्ता की होनी चाहिए। हमने जो बातें कही हैं, जो गारंटी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वस्तु के टाइम पीरियड की, उसके अंतर्गत वस्तु अच्छी सर्विस देने वाली होनी चाहिए। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के बाहर तटस्थ मध्यस्थ की सहायता से विवादों के निपटारे को अब उपभोक्ता आयोग के सभी 3 स्तरों पर प्रोत्साहित किया गया है। यानी जो तीनों स्तर है, चाहे वो हमारा क्षेत्रीय या जिला स्तर हो या हमारा राज्य आयोग की बात हम कर लें या फिर हम राष्ट्रीय आयोग की बात करें, इन तीनों स्तरों पर हम ये कहते हैं कि जो ये विवाद को निपटारण करने वाले तथ्य हैं या हम ये कहें कि कैसे उसको सलाह दी जाएगी उपभोक्ता को, कैसे उसकी सहायता की जाएगी, इन सभी को वहां पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। बच्चों, कोपरा के अधिनियम के 35 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता का ज्ञान बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। इन सारे मैटर्स में अगर हम कंक्लूजन निकालते तो एक ही निकल के आता है, वो है जागरूकता। अगर जागरूकता की कमी है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते भाई। आप कितने भी कायदे कानून नियम बना लो पर फिर भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। कैसे? देखो, फॉर एग्जांपल देख लीजिए भाई, हमें एक निमंत्रण मिल गया, हम वहां चले गए, ठीक है, हमें ये पता नहीं, हमें कह दिया गया भाई आप कुछ भी खा लो। अब हमें यही पता नहीं कि वहां खाना क्या है, क्या क्या खाना है, किस जगह रखा हुआ है, हमें जागरूक ही नहीं है उसके प्रति तो हम कैसे उपभोग करेंगे? सेम ऐसा ही यहाँ होता है। कोपरा ने कितने अमेंडमेंट कर लिए, चाहे कितने भी अधिकार वो प्रोवाइड कर दे एक उपभोक्ता को, परंतु जब तक उपभोक्ता अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक नहीं होगा तब तक उसकी स्थिति एज इट इज बनी रहेगी। और हम अगर उपभोक्ता की ही बात करें उसी के साथ ही नहीं, जबकि श्रमिकों की भी हम बात कर लें तो श्रम कानून की बात करो तो उसके अंतर्गत भी कई प्रावधान है। संगठित क्षेत्र की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत भी ऑब्जर्वेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा कई सारे नियम कायदे कानून बनाए गए हैं। संगठित क्षेत्र में हम देख पाते हैं कि सवैतनिक अवकाश का प्रावधान है, चिकित्सीय अवकाश का प्रावधान है। इसके अलावा हम देखते हैं काम के घंटे निर्धारित किए गए हैं, श्रमिकों की सुरक्षा के उपाय भी वहां निर्धारित किए गए हैं। उसके अलावा हम ये देखते हैं वेतन तक निर्धारित किया गया है और सेवा के आफ्टर हम देखते हैं जो पेंशन का प्रावधान है वो भी वहां निर्धारित किया जाता है। परंतु फिर भी हम क्या देख पाते हैं कि श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानून के लागू होने के बावजूद खास तौर से असंगठित क्षेत्र में ये कमजोर ही है। क्यों है ऐसा भाई?
देखिए याद कर लो चैप्टर नंबर अपने चलो 4 में चल गए। वहां हमने वैश्वीकरण के बारे में समझा था, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कार्य प्रणाली को समझा था। जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो वहां जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना मेन रोल अदा कर रही थी, उनका जो मेन मकसद था वो होता है लाभ कमाना। अब भाई लाभ कैसे कमाना है, इतनी प्रतिस्पर्धा आपने बाजार में बढ़ा दी है तो आप लाभ कैसे कमाएंगे। दो ही तरीके हैं, या तो आपकी वस्तु में गुणवत्ता में कमी आ जाएगी, या फिर जो आपकी लागत है उसको आपको कम करना पड़ेगा। अब लागत कम करने के उपाय देखो, पहला है वस्तु की गुणवत्ता को घटा दो। क्या आप वस्तु की गुणवत्ता को घटाने के बाद में प्रतिस्पर्धा में बने रह सकते हैं? नहीं बने रह सकते ना, तो ये तो हमें ड्रॉप करना होगा। कच्चे माल की बात करें या सहायक सामग्री की बात करें, बिजली की बात करें, तो ये जो मूलभूत कारक है इनमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इनके चार्जेस देने ही पड़ेंगे। अब हमारे पास में अंतिम जो चीज बचती है वो है श्रम, यानी मानव श्रम का जो लागत है उसे अगर हम कम कर देते हैं तो वस्तु की लागत क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। अब ये लागत को कम करना है तो श्रमिकों की जो कटौतियां हैं वो करनी पड़ेंगी, उनके वेतन को काटना पड़ेगा, उन्हें कई सारे जो हम लाभ दे रहे हैं जैसे चाहे वो चिकित्सीय अवकाश हो, इनको कम करना होगा। तो ये कम कब कर सकते हैं, जब हम असंगठित क्षेत्र के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि संगठित क्षेत्र के लिए तो नियम कायदे कानून बनाए गए। पर इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी ओर से लचीलापन अपना लिया, और जब ये लचीलापन आ जाता है ना तो हमारा संगठित क्षेत्र भी कैसे काम करता है, असंगठित क्षेत्र के रूप में, और श्रमिकों की स्थिति बद से बदतर होती जाती है। इस प्रकार अगर हम बात करें तो बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का प्राय पालन नहीं होता है। भाई कितने भी आप नियम बना दीजिए, कितने भी कानून बना दीजिए, जब तक आपका ऑब्जर्वेशन सॉलिड नहीं है ना तब तक आप उन्हें लागू नहीं करवा सकते। भाई ऐसा कौन बेवकूफ होगा, या हम कहें कि जो व्यापार है उसका मूल मंत्र क्या होता है, लाभ होता है। ऐसा कौन व्यापारी है जो लाभ नहीं कमाना चाहेगा, वो कोशिश करेगा कि मैं कैसे भी करके न्यायपूर्ण अन्यायपूर्ण किसी भी तरीके से लाभ कमाता रहूं। तो इस वजह से हमने देखा कि जब बाजारों के जो कार्य करने के लिए नियम और विनियम बनाए गए हैं उनका सही से पालन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण जो मजदूर वर्ग श्रमिक वर्ग है उसे भी प्रभावित होना पड़ रहा है और उपभोक्ता को भी प्रभावित होना पड़ रहा है। और ये लाइन हमें याद होनी चाहिए कि उत्पादक भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में उपभोक्ता का कार्य करता है। किसान जो प्राथमिक क्षेत्र की जब हम बात करते हैं वहां पर क्या है भाई, वहां पर वो उत्पादक है, ठीक है। जब वो द्वितीय क्षेत्र में जाकर के चीनी परचेज करके ला रहा है तो हम क्या कह देंगे, वो एक उपभोक्ता के रूप में कार्य कर रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखो बच्चों, फिर भी उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका और अपना महत्व समझने की जरूरत है। यह अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। जब तक आप अपने राइट्स नहीं समझेंगे, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि मेरे क्या क्या अधिकार हैं, मेरे साथ अगर शोषण होता है तो मैं कहाँ कंप्लेन कर सकता हूँ, कंप्लेन करने का क्या क्या तरीका है, मुझे न्याय कैसे मिलेगा, किन किन कारणों से मैं अपनी शिकायत दर्ज कर सकता हूँ और इसके कौन कौन से स्तर हैं, अगर एक स्तर पर मेरी समस्या का निवारण नहीं होता है, मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ, तो उस स्तर के बाद में मैं कहाँ जाऊँ। तो ये सब चीज़ें जब तक उपभोक्ता को पता नहीं होंगी तब तक हम कह सकते हैं उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी नहीं होगा। बच्चों, इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी से युक्त संघर्ष की जरूरत हमें पड़ रही है। तो इतना कुछ देखने के बाद में हम ये तो समझ पा रहे हैं कि उपभोक्ता आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए की गई। सरकार ने इसके अंतर्गत कोपरा अधिनियम 1986 की हम बात कर लिए, उसको स्टेबल किया, कई सारे अमेंडमेंट्स उसके अंतर्गत किए गए, कई सारे संशोधन आए, हम ये देख पा रहे हैं उसे और कड़ा कानून उसके अंतर्गत बनाया गया है, कई सारे नियम और विनियमों को स्टेबल किया गया है। तो इन सब के बावजूद भी जो मुख्य कारण है आज भी उपभोक्ता का शोषण बने रहने का, वो है एकमात्र उपभोक्ता में जागरूकता की कमी। अगर उपभोक्ता अवेयर हो जाता है, जागरूक हो जाता है अपने राइट्स को लेकर के, तो कोई भी व्यक्ति उसका शोषण नहीं कर सकता। अरे भाई आपको पता है, हमको पैकेट लेने जा रहे हैं, कोई सामान हमने परचेज किया, उसके कवर पे हमने सारी इन्फॉर्मेशन देखी, होलोग्राम हम चेक कर रहे हैं, एगमार्क हम चेक कर रहे हैं, सब चीज़ें हम चेक कर रहे हैं, हमें हमारे राइट्स पता है। अगर इनमें मिसबिहेव हमें फाइंड होता है तो हम उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, पहले उत्पादक के साथ में कर सकते हैं, निर्माता विक्रेता के साथ में, और अगर वहां से हमें उसका रिजोल्यूशन नहीं मिलता, उसका सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड होता, तो हम हमारी शिकायतें कहाँ कर सकते हैं, उपभोक्ता आयोग में कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कब कर पाएंगे, जब हम हमारे अधिकारों को लेकर के जागरूक रहेंगे। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी कक्षा जिसमें हमने हमारे अध्याय संख्या 5 को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूं उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा हुआ यह अध्याय हमारा काफी मजेदार रहा और हमने काफी सारा नॉलेज इससे प्राप्त किया है। तो प्यारे बच्चों, देखते रहिए और सीखते रहिए। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।